बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम अपने महल के दरबार में बैठा हुआ गुस्से से अपने मंत्री कहर सिंह से बोला, मेरी समझ में नहीं आता कहर सिंह, इस राज्य का महाराज मैं हूं या वो साधु? हम इतनी देर से उसका इंतजार कर रहे हैं लेकिन वो अभी तक नहीं आया। महाराज धीरज रखिए, वो आता ही होगा। बस एक यही चीज हमारे बस के बाहर है, हम धीरज नहीं रख सकते। राजा विक्रम ने इतना कहा ही था कि तभी उनके दरबार में एक साधु आ पहुंचा। तुमने हमें इंतजार करवाकर अच्छा नहीं किया साधु। तुम्हें पता नहीं कि हम अपना भाग्य सुनने के लिए कितने उत्सुक हैं। महाराज, आप अपने राज्य के सबसे क्रूर शासक हैं। आपके अत्याचार से आपकी प्रजा बहुत ज्यादा पीड़ित है और एक अत्याचारी राज्य का भाग्य अच्छा नहीं होता। हमने यहाँ पर तुम्हें प्रवचन सुनाने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि अपना भाग्य सुनने के लिए बुलाया है। मंत्री कहर सिंह ने हमें बताया कि तुम चेहरा देखकर इंसान का भाग्य बता देते हो। मैं इस संसार का सबसे शक्तिशाली राजा बनना चाहता हूँ। बताओ, क्या ये मेरे भाग्य में है? साधु राजा विक्रम के चेहरे को देखकर बहुत रहस्यमयी अंदाज में बोला, महाराज, आपके भाग्य में आपके पुत्र के हाथों ही मरना लिखा है और भाग्य को कोई नहीं बदल सकता। यही आपकी तकदीर है। ये सुनकर राजा विक्रम सिंह बुरी तरह से आवेश में आ गया और तुरंत तलवार निकालता हुआ साधु की ओर देखकर बोला, यहाँ आने से पहले एक बार अपना भाग्य भी देख लेते कि तुम्हारे भाग्य में मेरे ही हाथों मरना लिखा है। महाराज, मैंने अपना भाग्य भी देखा है। मेरी मृत्यु तुम्हारे जैसे अत्याचारी राजा के हाथों नहीं लिखी। इतना बोलकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। आखिर वो साधु गायब कहाँ हो गया? राजा विक्रम ने इतना कहा था कि तभी एक सैनिक वहां दौड़ते हुए आकर बोला, महाराज, गजब हो गया महाराज। पड़ोसी राज्य के राजा आदित्य ने आपके राज्य के ऊपर हमला कर दिया है और राजा आदित्य महल के बाहर खड़ा है। उसने आपको युद्ध के लिए ललकारा है। ये सुनकर राजा विक्रम अपनी तलवार निकालकर सीधा अपने महल से बाहर आ गया। बाहर राजा आदित्य खड़ा हुआ उसकी ओर घूरते हुए बोला, तुमने अपनी प्रजा पर अत्याचार करने की सीमा पार कर दी है राजा विक्रम। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। तुमने मेरे राज्य पर आक्रमण करके मुझे चुनौती देकर अच्छा नहीं किया राजा आदित्य। मैं तुम्हें युद्ध में हराकर तुम्हारे सारे परिवार को समाप्त कर दूंगा। कुछ ही देर में राजा आदित्य और राजा विक्रम के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, मगर राजा आदित्य राजा विक्रम के हाथों मारा गया। राजा विक्रम अपने सैनिकों की ओर देखकर बोला, जाकर राजा आदित्य के राज्य में ऐलान कर दो कि उनका राजा मेरे हाथों मारा गया। ये ऐलान सुनते ही उनके सैनिकों में खलबली मच जाएगी और राजा आदित्य के परिवार को भी समाप्त कर दो। राजा विक्रम का आदेश सुनते ही सैनिक तुरंत राजा आदित्य के राज्य की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में राजा आदित्य के महल और राज्य में खलबली मच गई। इधर राजा आदित्य के महल के राजगुरु एक कक्ष के बाहर बेचैनी से टहल रहे थे। तभी उस कक्ष से एक दासी एक नवजात शिशु को लेकर बाहर आकर राजगुरु से बोली, महाराज आदित्य की पत्नी रानी चंद्रलेखा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। बहुत बुरी खबर है दासी। राजा आदित्य अपने पड़ोसी राज्य के राजा विक्रम के हाथों मारे गए। हमें महारानी और उसके पुत्र को महल से सुरक्षित निकालना होगा। कुछ ही देर में राजा विक्रम के सैनिक महल में घुसकर तबाही मचा देंगे और मुझे शक है कि वो महारानी चंद्रलेखा और उनके पुत्र को भी मार देंगे। राजगुरु ने इतना कहा ही था कि तभी राजा विक्रम के 2 सैनिक वहां आ पहुंचे।
एक सैनिक दूसरे सैनिक से बोला, लगता है ये राजा विक्रम का पुत्र है, इसे तुरंत दासी के हाथ से छीन लो। तुमने सही कहा सैनिक, हमें पहले से ही इस बात की सूचना थी कि राजा आदित्य की पत्नी रानी चंद्रलेखा गर्भवती थी। एक सैनिक ने तुरंत दासी के हाथ से चंद्रलेखा के पुत्र को छीन लिया। राजगुरु और दासी को समाप्त कर दो। दूसरे सैनिक ने तुरंत दासी के ऊपर हमला कर दिया। राजगुरु तुरंत कक्ष के अंदर घुस गए और अंदर से कक्ष की कुंडी लगा दी और रानी चंद्रलेखा की ओर देखकर बोले, महारानी, आपके पुत्र को राजा विक्रम के सैनिकों ने छीन लिया है और राजा विक्रम ने आपके पति राजा आदित्य को भी मार दिया है। ये आप क्या कह रहे हैं राजगुरु? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ महारानी। समय कम है, आप जिस कक्ष में हैं, उस कक्ष से एक गुप्त रास्ता भी है जो महल से जंगल में निकलता है। मैं आपको उस गुप्त रास्ते से महल के बाहर सुरक्षित ले जाऊंगा। राजा विक्रम एक क्रूर राजा है। उसने मेरे पति को मार दिया और मुझे विश्वास है कि वो मेरे पुत्र को भी मार देगा। तो अब मैं जीकर क्या करूंगी? नहीं महारानी चंद्रलेखा, हिम्मत मत हारिए। मत भूलिए कि आपको अपने पति की मौत का बदला भी लेना है। राजगुरु रानी चंद्रलेखा को तुरंत उस कक्ष के गुप्त रास्ते से बाहर ले गए। वो रास्ता जंगल की ओर खोता था। इधर वो दोनों सैनिक रानी चंद्रलेखा के नवजात शिशु को एक जंगल की ओर ले गए। एक सैनिक दूसरे सैनिक से बोला, अब इसका क्या करें? करना क्या है, इसे यहीं जंगल में फेंक देते हैं, अपने आप मर जाएगा। दूसरे सैनिक ने ठीक वैसा ही किया। रानी चंद्रलेखा के पुत्र को झाड़ियों में फेंक दिया और पहले सैनिक से बोला, चलो ये खुशखबरी महाराज विक्रम को सुनाते हैं। इस खुशखबरी को सुनकर वो हम दोनों को जरूर इनाम देंगे। दोनों सैनिक तुरंत वहां से चले गए। इधर राजगुरु रानी चंद्रलेखा को जंगल में बनी एक झोपड़ी के पास ले गए। झोपड़ी के बाहर एक साधु बैठे हुए थे। क्या बात है राजगुरु, तुम यहाँ पर और तुम्हारे साथ ये कौन है? राजगुरु ने साधु को सारी घटना बताते हुए कहा, साधु महाराज, ये राजा आदित्य की पत्नी महारानी चंद्रलेखा हैं। इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ है। होनी को कोई नहीं टाल सकता राजगुरु। जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता, महारानी चंद्रलेखा मेरे ही पास रहेंगी। मैं महारानी चंद्रलेखा की सुरक्षा करूंगा। इतना बोलकर साधु चंद्रलेखा की ओर देखकर बोले, निराश मत हो महारानी, भगवान के खेल भी बड़े ही निराले होते हैं। निराश नहीं हूँ तो और क्या करूँ साधु महाराज। पहले मेरे पति की मौत की खबर सुनी और जिस पुत्र को मैंने जन्म दिया उसे तो मैं देख भी ना सकी। चिंता मत करो महारानी चंद्रलेखा, अगर तुम्हारी तकदीर में तुम्हारे पुत्र से मिलना लिखा होगा तो विश्वास करो, तुम उससे जरूर मिलोगी। इधर रात के समय वो दोनों सैनिक राजा विक्रम के पास जाकर उसे कुछ बताने ही वाले थे कि राजा विक्रम उनसे बोला, तुम दोनों अभी यहाँ से जा सकते हो। मेरी पत्नी गर्भवती है और मुझे अपने पुत्र होने का बड़ा बेसब्री से इंतजार है। वो दोनों सैनिक मुंह लटका कर चले गए और राजा विक्रम अपनी पत्नी के कक्ष के बाहर बेचैनी से टहलने लगे। तभी कक्ष का दरवाजा खुला और एक दासी बाहर निकलकर राजा विक्रम से बोली, महाराज आपका पुत्र हुआ है और आपकी पत्नी सुलेखा अभी बेहोश है। मुझे विश्वास है कि सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। अगर मेरा पुत्र हुआ है तो तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? मुझे लगता है महाराज आप स्वयं जाकर अंदर देख लीजिए। राजा विक्रम जैसे ही कक्ष में गया तो अपने पुत्र को देखकर वो पूरी तरह से क्रोधित हो उठा। उसने देखा कि उसका पुत्र बहुत ही बदसूरत था और उसकी पीठ पर एक बड़ा सा कुबड़ा भी निकला हुआ था। राजा विक्रम गुस्से से बोला, अगर ये खबर मेरी प्रजा में और दूसरे राज्यों में फैल गई तो सभी मेरा मजाक उड़ाएंगे।
राजा विक्रम की बात सुनकर दासी कांपती हुई बोली, तो फिर आप क्या करेंगे महाराज? वही जो मुझे करना चाहिए, मैं इसको जंगल में फेंक आऊंगा। सुबह जब मेरी पत्नी को होश आए तो उससे कह देना कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, और अगर तुमने गलती से भी उसे सच्चाई बताई तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर राजा विक्रम ने अपने पुत्र को लिया और सीधा जंगल की ओर रात के अंधेरे में निकल पड़ा। जंगल में पहुंचकर राजा विक्रम अपने पुत्र को फेंकने ही वाला था कि तभी उसकी नजर दूर झाड़ियों में पड़े हुए उसी बच्चे पर पड़ी जिसे उसके ही सैनिक फेंक गए थे। अरे ये दूसरा बच्चा किसका है? अरे किसी का भी हो, ये बच्चा तो बड़ा सुंदर है। एक काम करता हूँ, मैं इस बच्चे को ले जाता हूँ और अपने बच्चे को यहीं फेंक देता हूँ और अपनी पत्नी से यही कहूंगा कि उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। राजा विक्रम ने अपने पुत्र को वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और उस राजा आदित्य के पुत्र को उठाकर अपने महल की ओर ले गया और अपनी पत्नी के कक्ष में जाकर दासी को बच्चा पकड़ाते हुए कहा, सुनो, ये बच्चा मुझे जंगल में मिला है। जब मेरी पत्नी को होश आए तो कह देना कि उसने इस सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। और तुमसे एक बार फिर कहता हूँ, अपना मुंह मत खोलना। इतना बोलकर राजा विक्रम कक्ष से बाहर निकल गया। सुबह उसकी पत्नी को जैसे ही होश आया तभी दासी उससे बोली, महारानी, आपने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। उस सुंदर बच्चे को देखकर राजा विक्रम की पत्नी मुस्कुराते हुए बोली, मेरा पुत्र तो वाकई बहुत सुंदर है। मैं इसका नाम अशोक रखती हूँ। इधर जंगल में राजा आदित्य की पत्नी रानी चंद्रलेखा साधु के साथ टहल रही थी कि तभी उसकी नजर झाड़ियों पर पड़ी। चंद्रलेखा तुरंत साधु से बोली, साधु महाराज, वो देखिए, कोई अपना बच्चा झाड़ियों में फेंक गया है। साधु उस बच्चे को उठाता है और रानी चंद्रलेखा से बोलता है, लगता है ये बच्चा भगवान ने आपको भेंट किया है महारानी। पता नहीं कौन इसे यहाँ पर फेंक कर चला गया। शायद इसके माता पिता इस बच्चे की बदसूरती और इसके कुबड़ेपन को स्वीकार न कर पाए। पता नहीं मेरा पुत्र जीवित बचा होगा या नहीं। रानी चंद्रलेखा, आप इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा कीजिए और इसे अपने पति राजा आदित्य की तरह शूरवीर बनाइए। परंतु साधु महाराज, ये बच्चा तो बहुत कमजोर है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, इसका कुबड़ा और बड़ा होता जाएगा। ये शूरवीर कैसे बन सकता है? तुम इसकी चिंता मत करो, तुम इसका पालन पोषण करो। बड़े होने पर इसे युद्ध करना सिखाओ। इस बच्चे को सुंदर कैसे बनाना है ये मैं जानता हूँ, परंतु तुम इसे कभी इसकी सच्चाई मत बताना। अगर इसे इसकी सच्चाई समय से पहले पता लगेगी तो इसे बहुत ही दुख होगा। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी साधु महाराज। मैं इसका नाम वीर सिंह रखती हूँ। ये वीरों का वीर निकलेगा। समय ऐसे ही बीतने लगा और ऐसे ही 20 वर्ष बीत गए। अशोक अब 20 वर्ष का सुंदर राजकुमार हो चुका था। राजा विक्रम के राज्य में 2 सैनिक एक फल वाले को बुरी तरह से पीट रहे थे। आखिर मुझे तुम दोनों क्यों पीट रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे फल के लिए मुद्राएं मांगने की? तू जानता नहीं कि हम राजा विक्रम के सैनिक हैं? तभी वहाँ पर घोड़े पर एक युवक आ पहुँचा जिसने अपने चेहरे पर नकाब डाल रखा था। वो युवक उन दोनों सैनिकों की ओर देखकर बोला, इस लाचार फल वाले को छोड़ दो। कौन है तो? सीधी तरह से यहाँ से चला जा बच्चे, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। लगता है ये वही नकाबपोश है जिसने महाराज के कई सैनिक मारे हैं। अचानक उस नकाबपोश युवक ने तलवार से एक सैनिक पर वार कर दिया। वो सैनिक वहीं पर ढेर हो गया और वो नकाबपोश घोड़ा दौड़ाता हुआ सबकी नजरों से ओझल हो गया। दूसरी
दूसरा सैनिक दौड़ता हुआ राजा विक्रम के महल में जाकर बोला, महाराज, उस नकाबपोश ने मेरी आंखों के सामने मेरे साथी सैनिक को मार डाला। वो नकाबपोश कई सैनिकों को मार चुका है। उसने तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे साथी को मार दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए। इतना बोलकर राजा विक्रम मंत्री कहर सिंह की ओर देखकर बोला, आखिरकार राजकुमार अशोक क्या कर रहे हैं? कुछ दिनों पहले मैंने राजकुमार अशोक से कहा था कि वो उस नकाबपोश का पता लगाएं। महाराज, राजकुमार अशोक शिकार पर गए हैं। मंत्री कहर सिंह की बात सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूबता हुआ आहिस्ता से मंत्री कहर सिंह की ओर देखकर बोला, मेरी एक बात समझ में नहीं आती मंत्री। जब जब राजकुमार अशोक शिकार के लिए जाते हैं तब तब वही नकाबपोश राज्य में दिखाई देता है। आखिर इस बात का क्या रहस्य है? इसका पता लगाना बेहद आवश्यक है। इधर वीर सिंह, जिसकी परवरिश रानी चंद्रलेखा ने की थी, रानी चंद्रलेखा और साधु के पास बैठा हुआ था। साधु वीर सिंह की ओर देखकर बोले, मैंने ये जादुई जड़ी बूटी तैयार की है। इस जादुई जड़ी बूटी को पीकर तुम्हारा शरीर सुंदर बन जाएगा। वीर सिंह ने जैसे ही वो जड़ी बूटी पी, अचानक वो रंग बिरंगी किरणों के साथ सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। वीर सिंह रानी चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, माँ, साधु महाराज मुझे पहले से ही सुंदर बना सकते थे, तो फिर उन्होंने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? इस सुंदर रूप और बलिष्ठ शरीर से मैं युद्ध प्रशिक्षण और ज्यादा अच्छी तरह से सीख सकता था। नहीं मेरे बेटे, कमजोरी की अवस्था में युद्ध सीखने का जो तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जागता था, वही आत्मविश्वास सुंदर रूप में शायद तुम्हारे अंदर नहीं जागता। अब मुझे आज्ञा दीजिए माँ, ताकि मैं अपने पिता के हत्यारे राजा विक्रम की हत्या करके अपने पिता की मौत का बदला ले सकूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बेटा। ठीक है, वहां मैं राजा विक्रम को उसके ही दरबार में युद्ध के लिए ललकारूंगा। इधर राजा विक्रम अपने दरबार में गहरी सोच में बैठा हुआ था कि तभी एक गुप्तचर आकर उससे बोला, महाराज, उस नकाबपोश का पता लग गया है जिसने आपकी नाक में दम कर रखा था। तो फिर मुझे जल्दी से उसका नाम बताओ। मैं अभी मंत्री कहर सिंह से इसी बारे में बात कर रहा था। गुप्तचर नजर नीचे करते हुए बोला, महाराज, वो कोई और नहीं बल्कि आपका पुत्र राजकुमार अशोक है। ये सुनकर राजा विक्रम बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी वहां पर राजकुमार अशोक आ पहुंचा। राजा विक्रम क्रोधित अवस्था में अपने पुत्र राजकुमार अशोक की ओर देखकर बोला, ये क्या बदतमीजी है राजकुमार अशोक? तुम अपने ही सैनिकों के दुश्मन बने हुए हो। आखिर तुम क्यों अपने सैनिकों को मारते हो? तो आखिरकार मेरा भेद खुल ही गया पिताजी। जब खुल ही गया है तो फिर सुन लीजिए, आपके सैनिक प्रजा पर अत्याचार करते हैं और मैं किसी के साथ अत्याचार होता हुआ नहीं देख सकता। बकवास बंद करो। तभी वहां पर वीर सिंह रानी चंद्रलेखा के साथ आ पहुंचा और राजा विक्रम की ओर देखकर उसे ललकारते हुए बोला, मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कौन हो तुम? तभी चंद्रलेखा राजा विक्रम से बोली, यह मेरा पुत्र है वीर सिंह और मैं राजा आदित्य की विधवा पत्नी चंद्रलेखा हूँ। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो मैंने अपने सैनिकों को राजा आदित्य के परिवार को समाप्त करने का आदेश दिया था। शायद उस समय मेरे और मेरे बेटे की किस्मत अच्छी थी। तभी राजकुमार अशोक वीर सिंह की ओर देखकर बोला, ये जैसे भी है मेरे पिता हैं। अपने पिता की जगह युद्ध मैं लड़ूंगा। क्यों, तुम्हारे पिता ने क्या चूड़ियां पहन रखी हैं? ये सुनकर राजा विक्रम जोश में आ गया और तुरंत तलवार निकालते हुए वीर सिंह के सामने आ पहुंचा। चूड़ियां किसने पहनी है और किसने नहीं, ये अभी पता लग जाएगा। कुछ ही देर में राजा विक्रम और वीर सिंह में भयंकर युद्ध छिड़ गया।
कुछ ही देर में वीर सिंह ने राजा विक्रम को धराशायी कर दिया। राजा विक्रम घायल अवस्था में नीचे गिर पड़ा। तभी अशोक राजा विक्रम के पास आकर बोला, पिताजी, शायद आपने जो अपनी प्रजा पर अत्याचार किए थे, ये उन्हीं का फल है। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही साधु वहां पर प्रकट हो उठा और राजा विक्रम की ओर देखकर बोला, राजा विक्रम, तुझे जिसने मारा है वो तेरा ही पुत्र है। साधु की बात सुनकर राजा विक्रम, राजकुमार अशोक, चंद्रलेखा और वीर सिंह बुरी तरह से चौंक पड़े। राजा विक्रम, तूने अपने सैनिकों को राजा आदित्य के परिवार को समाप्त करने का आदेश दिया। तेरे सैनिक राजा आदित्य के पुत्र को उठाकर झाड़ियों में फेंक आए और तू अपने बदसूरत पुत्र को झाड़ियों में फेंकने के लिए गया, मगर तेरी दृष्टि जिस बच्चे पर पड़ी थी वो बच्चा राजा आदित्य का ही पुत्र था, जिसने तेरी छत्र छाया में महल में पालन पोषण पाया। और जिस बदसूरत बच्चे को तू झाड़ियों में फेंक आया था, उस बच्चे की परवरिश राजा आदित्य की पत्नी चंद्रलेखा ने की और एक साधु की जादुई जड़ी बूटियों ने उसे सुंदर बना दिया। देखा तूने राजा विक्रम, तकदीर के लिखे हुए को कोई नहीं मिटा सकता, यही तेरी तकदीर थी। इतना बोलकर साधु रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया और राजा विक्रम ने दम तोड़ दिया। राजकुमार अशोक अपनी मां चंद्रलेखा की ओर देखकर बोला, इसका मतलब आप मेरी माँ हैं और आप मेरी माँ नहीं हैं। मैंने अपने ही पिता की हत्या कर दी। नहीं वीर सिंह, तुमने अपने पिता की नहीं बल्कि एक निर्दयी राजा की हत्या की है। आप सही कहती हैं माँ। तुम दोनों मेरे बेटे हो, अब तुम दोनों भाई गले मिलो। दोनों गले लग गए और राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राज्य को निर्दयी राजा से मुक्ति मिल चुकी थी।